फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। हम आज बीएमएस फर्स्ट ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्रिया शारीर का धातु। तो हम आज पढ़ने वाले हैं धातु को। आज के लेक्चर में हम देखेंगे धातु क्या है, उसकी उपधातु क्या होती है और धातु की डेफिनेशन क्या है और धातु के मल क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु पोषण क्रम को, जिसके अंदर हम देखेंगे धातु का पोषण किस तरीके से होता है। मुख्य रूप से जो टीकाकार है संहिताओं के, उन्होंने 4 न्यायों द्वारा प्रस्तुत किया है धातु पोषण क्रम को, जिनमें पहला न्याय है हमारा क्षीरदधि न्याय, दूसरा है केदारी कुल्या न्याय, तीसरा है खले कपोत न्याय और चौथा है एक काल धातु पोषण न्याय। तो इन सारे न्यायों के थ्रू धातु का पोषण किस तरीके से होता है ये भी हम देखेंगे। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं धातु और उसकी उपधातु क्या है और उसके मल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले धातु क्या है। तो जो शरीर का धारण एवं पोषण दोनों कार्य करते हैं, जो शरीर का धारण एवं शरीर का पोषण का कार्य करते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। और जो केवल शरीर का धारण करते हैं, शरीर का पोषण नहीं करते, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन धातु और उपधातु की। इसके बाद हम देखेंगे धातु दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है स्थायी धातु और एक होती है पोषक धातु। ठीक है, तो स्थायी धातु क्या होती है? जो शरीर में स्थिर रूप में विद्यमान है, उसे हम स्थायी धातु कहते हैं। और जो अन्य धातुओं का पोषण का कार्य करते हैं, उन्हें हम पोषक धातु कहते हैं। जैसे एक मान लो हमारी रस धातु है, तो रस धातु में एक स्थायी धातु होगी और एक पोषक धातु होगी। स्थायी धातु तो स्थिर रूप में विद्यमान रहेगी और जो पोषक रस धातु है वो रक्त धातु का पोषण करेगी, यानी कि अन्य धातुओं का पोषण करेगी। ऐसे रक्त धातु में भी दो प्रकार की धातु होगी, एक होगी स्थायी रक्त धातु और एक होगी पोषक रक्त धातु। तो पोषक रक्त धातु तो मांस धातु का पोषण करेगी और स्थायी रक्त धातु स्थिर रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहेगी। तो अब समझ में आ गया स्थायी धातु और पोषक धातु। ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट आप याद रखना कि सभी धातुओं का उत्पादक एवं पोषक तत्व, ठीक है, आहार रस है। यानी कि हमें पता है हमारे शरीर का पोषण कब होगा? जब हम आहार खाएंगे। तो होता क्या है, जब हम आहार को लेते हैं यानी खाते हैं जब आहार को, तो उस पर जठरा अग्नि की क्रिया होती है, जिसके द्वारा पाक होने पर आहार रस बनता है। ठीक है, यह आहार रस विजातीय होता है और भूताग्नि द्वारा समजातीय बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे भोजन में भी पंचमहाभूत हैं और हमारी बॉडी में भी पंचमहाभूत हैं, तो जो हम खाना खाएंगे जब आहार रस बनेगा तो उसमें पंचमहाभूत होते हैं। तो हर महाभूत अपने अपने जो महाभूत अंश हैं उनका पाचन करती है। जो हमारे शरीर में पंचमहाभूत हैं और जो भोजन में पंचमहाभूत है, तो हर महाभूत अपने महाभूत अंश का पाचन करती है। जैसे पृथ्वी महाभूत का पाचन करेगी। ठीक है, खाने और हमारी बॉडी के जो पृथ्वी महाभूत है उनको समझाती है, यानी एक जैसा बना देती है। ठीक है, जिससे कि उनका पाचन हो जाता है। फिर इनके बाद क्या होता है, इनके बाद अंत में धात्वाग्नि की क्रिया होती है। और जब धात्वाग्नि की क्रिया होती है तब जाके धातु का निर्माण और धातु का पोषण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ था कि धातु का पोषण कैसे होता है। यहाँ पे मैंने एक इंट्रो बताया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे धातु से, ठीक है, धातु से उपधातु और मल की उत्पत्ति, यानी धातु से उपधातु क्या है और धातु के मल क्या है, इसको हम इस लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु के उपधातु क्या होती हैं। ठीक है, तो रस धातु की उपधातु क्या है? स्तन्य और आर्तव। रक्त धातु की उपधातु क्या है? कंडरा और सिरा। मांस धातु की उपधातु क्या है? वसा और सट त्वचा। ठीक है, सट त्वचा किसकी होती है, यह बात आप याद रखना, मांस धातु की उपधातु होती है। उसके बाद मेद की उपधातु क्या है? स्नायु। अस्थि की उपधातु क्या है? दंत। मज्जा की उपधातु क्या है? केश। और शुक्र की उपधातु क्या है? शुक्र की उपधातु है ओज। जो ये तीन उपधातुएं हैं, अस्थि मज्जा शुक्र की जो उपधातुएं हैं, इनको कुछ आचार्य के मत से हैं, यानी कि कुछ आचार्य इनको नहीं मानते, कुछ आचार्य इनको मानते हैं। तो इसमें हमें डिटेल में स्तन्य पढ़ना है, आर्तव को पढ़ना है, उसके बाद सट त्वचा को पढ़ना है, स्नायु को पढ़ना है। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उन्हें भी पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी धातु और उनकी उपधातु। इसके बाद हम देखेंगे धातु के मल क्या है, कौन कौन से धातु के मल होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं धातुएं। ये हमारी 7 धातुएं हैं और ये उनके मल हैं। ठीक है, तो सबसे पहली धातु हमारी है रस धातु, जिसका मल है कफ। ठीक है, दूसरी हमारी है रक्त धातु और रक्त धातु का मल है पित्त। उसके बाद हमारी है मांस धातु। मांस धातु का मल क्या है? खमल। मेद धातु का मल क्या है? स्वेद। अस्थि धातु का मल क्या है? केश और लोम। उसके बाद मज्जा धातु का जो मल है नेत्र, पुरीष, त्वचा, स्नेह। ठीक है, ये है किसके मल? मज्जा धातु के। तो हमने इस लेक्चर में देखा कि शरीर में
धातु क्या है, उपधातु क्या है, धातु के प्रकार क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्थायी धातु क्या है, पोषक धातु क्या है। इसके बाद हमने देखा धातु से उपधातु मतलब उपधातु के उपधातु और धातु के मल क्या होते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे धातु पोषण क्रम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि धातुओं का पोषण किस तरीके से होता है। इसके बाद हम क्षीरदधि न्याय पढ़ेंगे, केदारी कुल्या न्याय पढ़ेंगे, खले कपोत न्याय पढ़ेंगे और एक काल धातु पोषण न्यायों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।